अरे कितना मजा आ रहा है। हाँ देखो तो, अरे 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 हो, ये क्या? अभी तो सूरज ढला भी नहीं था, अचानक इतनी रात कैसे हो गई? तभी तालाब के शांत पानी का रंग बदलने लगता है। नीला पानी धीरे धीरे गहरा लाल होने लगता है और ऊपर आसमान में चांद का रंग सफेद से बदलकर लाल हो जाता है। रोशनी देखो, आसमान, चांद लाल हो गया है। हे भगवान, आज महीने का आखिरी दिन है, यानी लाल चांद की रात शुरू हो गई है। हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। फिर दोनों लड़कियाँ बदहवास होकर तालाब से निकलती है और गांव की ओर भागने लगती है। तभी लाल चांद से एक बहुत ही तेज और चमकीली रोशनी निकलती है जो सीधे उन दोनों लड़कियों पर गिरती है और दोनों लड़कियां उसी में समाने लगती है। बचाओ, हमें इस पे खींच रही हूँ। ये चांद मुझे खींच रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है? थोड़ी ही देर में दोनों लड़की चांद में समा जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और चांद फिर से साधारण हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ समय पहले कुंदन नगर नामक गांव में, जो कभी खुशहाली के लिए जाना जाता था, अब खौफ का साया मंडरा रहा था। गांव के चौपाल पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी और सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पता नहीं इस बार क्या होगा, फिर से वह लाल चांद की रात आ गई है। सब अपने अपने घरों में छुप जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। पिछले 6 महीनों से हर बार महीने की इस तारीख को चांद लाल हो जाता है और गांव पर मुसीबत आती है। मुखिया जी, हमें भी यही लगता है कि चांद के लाल होने से पहले ही हमें दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। पता नहीं ये काली रात कब खत्म होगी। पिछले 6 महीने से हम पर यह कैसा श्राप लग गया है। आज रात भी वही होगा जो हर बार होता आया है। जाओ जल्दी करो। सभी गांव वाले खौफ के साये में अपने अपने घरों की ओर भाग खड़े होते हैं। धीरे धीरे दिन ढल जाता है और रात का अंधेरा गहराने लगता है। जैसे ही आसमान में चांद निकलता है, अचानक उसमें से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और सीधे जमीन पर आकर गिरती है। उस दिव्य रोशनी के बीच से एक बेहद खूबसूरत लड़की राही बाहर निकलती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं इस धरती पर कैसे आ गई हूँ? अब मैं वापस अपने लोग कैसे जाऊंगी? मेरे अपने चंद्रलोक के लोगों ने मुझे वहां से निकाल दिया है। मैं तो इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। राही रोते हुए खुद को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे किसी भी तरह खुद को संभालना होगा। मैं इस तरह टूट नहीं सकती। राही हिम्मत जुटाकर उठती है और गांव वालों की गलियों की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक एक कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। ये क्या? कोई विचित्र जानवर लग रहा है जो मेरे पीछे पड़ गया है। मुझे यहाँ से भागना होगा। राही अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। भागते भागते वो एक घर के सामने रुकती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। तभी घर के अंदर से मुखिया बाहर आता है। अरे तुम कौन हो और इतनी रात को मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? मेरी मदद कीजिए। एक जानवर मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। आज लाल चांद की रात है और किसी भी वक्त चांद का रंग बदलने वाला है। कहीं यह कोई श्रापित कन्या हुई तो मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। मुखिया बिना कुछ कहे तेजी से घर के अंदर जाने लगता है। ये क्या? अरे आप घर के अंदर क्यों जा रहे हैं? मेरी मदद तो कीजिए। मुखिया अनसुना कर दरवाजा बंद कर देता है। राही बेबस होकर उसी घर के बाहर एक कोने में सिमट कर बैठ जाती है। मुझे यही रुक जाना चाहिए। अगर मैं इस समय घने जंगलों की तरफ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। राही डर के मारे उसी जगह बैठ जाती है और पूरी रात जाग कर काटती है।
अगली सुबह होते ही वो वहाँ से उठकर गांव में आगे की तरफ बढ़ती है। उसकी अनुपम सुंदरता को देख गांव का एक व्यक्ति शंकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे तुम तो बहुत मासूम लग रही हो। शायद तुम्हें आज से पहले हमारे गांव में कभी नहीं देखा। हाँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है। क्या आप मेरे रहने और खाने का कोई इंतजाम कर सकते हैं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे शंकर, तेरी तो किस्मत चमक गई रे। कोई भी लड़की तुझे पसंद नहीं करती थी और आज ये लड़की सामने से मदद मांग रही है। चल इसकी मदद कर दे और इसे अपना बना ले। तेरी तो जिंदगी संवर जाएगी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो मेरे साथ। फिर शंकर राही को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर का सुनसान माहौल देख राही को कुछ अजीब सा लगता है। मुझे बस कुछ खाने को दे दीजिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, मैं तो तुम्हारी सारी मदद करूँगा। नहीं नहीं, मुझे आपकी नीयत ठीक नहीं लगती है, मुझे जाना चाहिए। फिर राही वहाँ से तेजी से भाग निकलती है और भागते भागते घने जंगलों में आकर खड़ी हो जाती है। अरे बाप रे, मुझे तो लगा था कि वो इंसान मदद करेगा, पर उसकी नीयत ठीक नहीं थी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ इंतजाम करना ही होगा। राही भूख से बेहाल थी। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे एक झूठे फल पर पड़ती है। चलो, भूखे रहने से अच्छा है कि यही फल खा लूं। राही वो फल खा लेती है और थकान की वजह से उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बैठते ही अचानक उसकी आंख लग जाती है। तभी वहाँ से एक लकड़हारा रवि गुजरता है। अरे यह लड़की यहाँ इस तरह घने जंगल में बहुत परेशान लग रही है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रवि राही के पास जाता है। तुम कौन हो और इस तरह घने जंगल में क्यों सो रही हो? यहाँ से चली जाओ, यहाँ जंगली जानवर है और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। राही की आँख खुलती है और वो रवि को देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। देखो, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है तुम इस गांव की नहीं हो। अगर मैंने इसे सच बताया कि मैं चंद्रलोक से आई हुई तो शायद ये मुझे गलत समझेगा। मुझे झूठ बोलना होगा। माँ, मैं अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। गांव वाले मेरी मदद करने के बजाय मुझसे अजीब सी बातें करते हैं, इसीलिए मुझे डर लगता है। देखो, तुम डरो मत, मेरे साथ मेरे घर चलो। पास में ही मेरी एक झोपड़ी है, तुम वहां रह सकती हो। वैसे भी मेरी माँ गांव में रहती है, तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वह झोपड़ी अक्सर खाली ही रहती है। ठीक है, तुम बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर रवि राही को लेकर उस झोपड़ी में आ जाता है। दिन बीतने लगते हैं और रवि हर रोज राही से मिलने आता है। उससे ढेर सारी बातें करता है। धीरे धीरे दोनों की ये मुलाकात गहरी दोस्ती में बदल जाती है। सच में रवि, तुम दिल के बहुत साफ हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस अनजान दुनिया में कोई अजनबी मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है। तुम परेशान मत हो राही, इंसानियत के नाते ये मेरा फर्ज है। समय के साथ उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन राही उदास बैठी होती है, जिसे देखकर रवि उसके पास आता है। देखो, हमें साथ रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जान गया हूँ, लेकिन तुम्हारे मन में कोई ऐसी उदासी है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम वाकई बहुत नेक हो रवि। तो सुनो, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। मैं इस लोक की नहीं हूँ, मैं चंद्रलोक से आई हूँ और मुझे अपने लोगों की बहुत याद आती है। चंद्रलोक? अरे मैंने तो सिर्फ कहानियों में ऐसी दुनिया के बारे में सुना था, पर मुझे भी लग रहा था कि तुम्हारे अंदर कुछ दिव्य शक्तियाँ और एक अलग ही चमक है।
पर तुम चिंता मत करो, अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजूंगा। बस उससे पहले मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाना चाहता हूँ। सच में रवि, तुम बहुत महान हो। अगर मैं अपनी दुनिया चली भी गई तब भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। जब तक तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी माँ से क्यों नहीं मिल सकती। फिर रवि राही का हाथ पकड़ता है और उसे घने जंगलों की गहराइयों में ले जाने लगता है। राही के मन में रवि के लिए सम्मान और प्रेम और बढ़ जाता है। रवि इतना अच्छा है, हर पल मेरी मदद करता है, पर अपनी दुनिया लौटने के लिए मुझे इस प्रेम को भूलना ही होगा। दोनों प्रेम भरी नजरों से एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वे एक पुरानी कुटिया के पास पहुंचते हैं, जहां एक जादूगर, सुधा और ठाकुर पहले से खड़े थे। ये क्या रवि, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ ये जादूगर, ये औरत और ये व्यक्ति कौन है? मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है, मुझे जाने दो। तभी रवि अचानक अपनी पकड़ मजबूत करता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ? अरे नहीं, हम लोग पहले से ही जानते थे कि तुम चंद्रलोक से आई हो। यह हैं ठाकुर साहब, जिन्होंने मुझे तुमसे प्रेम का नाटक करने को कहा था। और यह मेरी माँ सुधा है, जिसे खुश करने के लिए मैंने इस खेल में हाँ कहा। ठाकुर साहब, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। शाबाश रवि, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब इस लड़की के साथ भी वही होगा जो इसकी बहन के साथ हुआ था। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? तुम कौन हो और तुम्हें मेरी बहन के बारे में कैसे पता है? आखिर तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या किया है? तुम्हारी बहन को भी मैंने वैसे ही सजा दी है जिस वजह से वो चंद्रलोक श्रापित हुआ है। वह तो बहुत मासूम थी, तुम्हें तो पता ही होगा। मुझे पता है, मेरी बहन के साथ तुम लोगों ने कुछ तो ऐसा किया है जो मुझे नहीं पता। सच बताओ, क्या किया है तुमने उसके साथ? ठीक है, तो तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि असलियत क्या थी। फिर जादूगर अपना डंडा हवा में घुमाता है, जिससे एक रहस्यमयी धुआं निकलता है और राही की आंखों के सामने पुराना मंजर घूमने लगता है। धरती लोक से कोसों दूर एक सुंदर चंद्रलोक था, जहाँ राही और उसकी छोटी बहन कादम्बिनी दोनों खुशी खुशी रहा करती थी। फिर एक दिन चंद्रलोक में चारों तरफ खुशहाली छाई हुई थी, लेकिन कादम्बिनी चंद्रलोक के उस बड़े से दरवाजे को उदासी से देख रही थी, जो धरती की ओर खुलता था। तभी पीछे से राही वहां आ जाती है। क्या हो गया कादम्बिनी? हमारे चंद्रलोक में इतनी खुशहाली छाई हुई है और तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी? आपको तो पता है दीदी, हमारे चंद्रलोक का आज बहुत ही खास दिन है। आज के दिन ही हमारा धरती लोक से एक विशेष नाता जुड़ जाता था, लेकिन मैं चाहकर भी धरती लोक नहीं जा सकती हूँ। मुझे धरती लोक की सुंदरता देखनी है और वहाँ घूमना है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? नहीं कादम्बिनी, तुम धरती लोक नहीं जा सकती। हमारे नियम तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। जो भी चंद्रलोक में रहता है वो धरती लोक नहीं जा सकता। वहाँ के मनुष्य अच्छे नहीं होते। दीदी, आप तो जानती हो ना, मैं बस कुछ ही क्षणों में धरती लोक घूमकर वापस आ जाऊंगी। तब तक आप यहाँ सबको बोल देना कि मैं यही चंद्रलोक में हूँ। बस 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 इतनी सी बात मान लीजिए दीदी, मैं पक्का समय पर आ जाऊंगी। मैं जानती हूँ कादम्बिनी, तुम बचपन से ही बहुत जिद्दी हो। ठीक है, तुम मेरी बहन हो तो तुम्हारी ये इच्छा पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, सूर्य डूबने से पहले तुम्हें वापस चंद्रलोक आना होगा। तुम हमेशा के लिए उस धरती लोक पर खो सकती हो। ठीक है दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। अब मुझे चलना चाहिए। कादम्बिनी चोरी छिपे चंद्रलोक से बाहर निकल जाती है। जैसी वो धरती लोक पर कदम रखती है, वहाँ की हरियाली और खूबसूरती देखकर दंग रह जाती है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि धरती लोक इतना खूबसूरत होता है। आहा, चलो थोड़ा और आगे चलकर देखती हूँ कि और क्या क्या है यहाँ। कादम्बिनी आगे बढ़ती है, तभी दूर खड़ा ठाकुर उसे देख लेता है। उसके अजीब कपड़े और अद्भुत चमक देखकर ठाकुर हैरान रह जाता है। यह लड़की कौन है? यह पोशाक और यह रहन सहन, यह कोई साधारण लड़की तो नहीं लग रही। कहीं यह वही तो नहीं जिसके बारे में मेरे गुरुदेव कहते थे कि वक्त आने पर वह तुम्हें दिख जाएगी। मुझे तुरंत अपने गुरुदेव के पास जाना चाहिए। ठाकुर भागते हुए जादूगर के पास पहुंचता है। कहो ठाकुर, कैसे आना हुआ? गुरुदेव, आपको तो पता है मैंने आपको ही अपना सर्वस्व माना है, क्योंकि आप जादू में निपुण हैं। मैंने अभी एक लड़की को देखा है। क्या आपने जो कहा था वही वो लड़की है? क्या सच में वह चंद्रलोक की राजकुमारी धरती लोक पर आ चुकी है? हाँ, तुम जिस लड़की को देख कर आए हो वह कोई साधारण लड़की नहीं है। यह हमें धनवान बना सकती है। इसके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो हमें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकती है। लेकिन इसके लिए उसका प्रेम पहले हासिल करना जरूरी है। ठीक है गुरुदेव, अगर मुझे यह करना पड़ा तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे धनी बनना है और धन के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। फिर ठाकुर वहाँ से निकल पड़ता है और गांव के एक छोटे से घर में पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। तभी घर के अंदर से रवि बाहर निकलता है। रवि, आज मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। तुम्हें एक लड़की के साथ प्रेम का नाटक करना होगा। अगर तुम उसे अपने जाल में फंसा लो तो हम सब माला माल हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं ठाकुर साहब, बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं तैयार हूँ। तभी ठाकुर सब कुछ कहने लगता है। वही घर में खड़ी रवि की माँ सुधा ये सारी बातें सुन लेती है और लालच में आकर बाहर आ जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है ठाकुर साहब, मुझे ये मंजूर है। मेरा बेटा उसके साथ ये नाटक जरूर करेगा, बस हमें हमारा हिस्सा मिल जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरा साथ दिया तो देखना मेरे साथ साथ तुम दोनों भी बहुत धनी हो जाओगे। ठीक है, मेरा बेटा बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा आप कहेंगे। तो मुझे आज ही निकलना होगा। रवि वहाँ से निकल पड़ता है और उसके पीछे पीछे ठाकुर भी उसे रास्ता दिखाने के लिए चल देता है। थोड़ी दूर जाने पर वे देखते हैं कि तालाब के किनारे कादम्बिनी बैठी है। चारों तरफ की हरियाली को देखकर मुस्कुरा रही है। रवि, यही सही मौका है, तुम्हें उसे अपनी मीठी बातों में फंसाना है। जाओ। फिर रवि एक मासूम चेहरा बनाकर कादम्बरी के पास जाकर बैठ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ। तुम्हारी यह पोशाक और तुम्हारा यहाँ अकेले बैठना कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इंसान कितने अच्छे होते हैं, ये मुझे जानता भी नहीं है, फिर भी मेरी मदद करने के लिए तैयार है। नहीं, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो जो बिना जान पहचान के मेरी मदद के लिए आगे आए। मैं बस यही सुनकर बहुत खुश हूँ। वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो और मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं अपनी मौसी की आई हूँ और आज पहली बार ही आई हूँ, इसीलिए शायद तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। अच्छा, तो तुम इस गांव की नहीं हो? कोई बात नहीं, चलो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर मैं तुम्हें यह पूरा गांव अच्छे से घुमा देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर रवि और कादम्बरी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। रवि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से धीरे धीरे कादम्बरी को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। एक दिन वो कादम्बरी को बहला फुसलाकर एक पुरानी कुटिया में ले जाता है, जहाँ ठाकुर और जादूगर पहले से मौजूद थे। ये क्या रवि, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? और ये लोग कौन हैं? क्योंकि ठाकुर को धन चाहिए और तुम्हारे अंदर वो जादुई शक्ति है जो मुझे चाहिए।
अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। ये क्या रवि, तुमने तो मुझसे प्रेम का नाटक किया। तुम तो मुझसे प्रेम करते थे ना, फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हाँ, वो सब मेरा नाटक था। अब तुम्हें बस हमें धन देना है। इसके लिए तुम्हें एक सोने की मूर्ति बनना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे इस रूप से हम ढेर सारे सोने के सिक्के निकाल सके। हाँ, और जब जब लाल चांद की रात होगी, तुमसे हमें जादुई शक्तियां मिलती रहेंगी और तुम्हारे दर्द से हमारा खजाना बढ़ता रहेगा। कादम्बनी हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। ये क्या? अरे, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि तुम चंद्रलोक की हो और प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब प्रेम में तुम्हारा दिल टूटा है तो तुम्हारी शक्तियाँ भी काम नहीं करेंगी। जादूगर अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाता है और कादम्बनी का शरीर धीरे धीरे सोने की मूरत में बदलने लगता है। तुमने हमारे चंद्रलोक के नियमों का उल्लंघन किया है और मुझे छल से हराया है। मैं बद्दुआ देती हूँ, जिस चांद की रोशनी में तुम लोग चैन की सांस लेते हो, वही चांद एक दिन लाल हो जाएगा और उसके कहर से तुम में से कोई नहीं बचेगा। यही श्राप है। इतना कहते ही कादम्बनी पूरी तरह एक निर्जीव सोने की मूर्ति में बदल जाती है। चलो, यह तो मूर्ति में बदल गई। अब यह हमें अपार धन देगी, पर इसने चांद की रोशनी को लेकर जो बद्दुआ दी है, मुझे डर है कि वह सच ना हो जाए। तो अब हम क्या करें? अगर हम इसकी दूसरी बहन राही को भी किसी तरह यहाँ ले आए तो सब ठीक हो जाएगा। वह यहाँ जरूर आएगी और उसके आते ही हमें वही करना होगा जो मैंने सोचा है। ठीक है, तो अब हम उसकी बहन राही का इंतजार करेंगे। तुम सब इतनी निर्दयी हो। मेरी मासूम बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सिर्फ धन के लालच में तुमने उसे पत्थर बना दिया। अब रोने से क्या होगा? जिस दिन तू इस गांव में आई थी, मैंने तभी तुझे पहचान लिया था और जानबूझकर तुझे अपने जाल में फंसाया। अब तेरे साथ भी वही होगा जो तेरी बहन के साथ हुआ। तभी अचानक राही को रोना बंद हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी देखकर तीनों घबरा जाते हैं। मूर्खो, श्रापित मेरी बहन हुई थी, मैं नहीं। उसने एक इंसान से प्रेम करने की भूल की थी, इसलिए वो कमजोर पड़ गई। पर मैं तुम्हारी असलियत पहले दिन से जानती थी। मैं तो बस बेचारी बनने का नाटक कर रही थी, ताकि तुम खुद मेरी बहन मुझ तक ले आओ। ये सुनते ही जादूगर ठाकुर और रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अच्छा, तो यह तुम्हारा नाटक था, लेकिन अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगी और ना ही किसी को बचा पाओगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अचानक राही के शरीर से एक अत्यंत तेज रोशनी निकलती है और वो पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाती है। यह क्या? वह कहाँ चली गई? अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो वह अनर्थ कर देगी। जल्दी कुछ करो, हमें उसे किसी भी हाल में ढूंढना ही होगा। उसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? उसकी बहन तो इतनी सामर्थ्यवान नहीं थी। वह बहुत चतुर निकली, पर वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई होगी। चलो उसे आसपास ही ढूंढते हैं। वे तीनों राही को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ राही अपनी दिव्य शक्तियों के सहारे घने जंगलों को पार करते हुए एक गुप्त गुफा में पहुंचती है, जहां कादम्बनी की सोने की मूर्ति रखी थी। मैं जानती थी कि जैसे ही मैं उस जगह पहुंचूंगी, तुम्हें ढूंढ लूंगी। कादम्बनी, इन लालची लोगों ने तुम्हें सोने की मूर्त इसीलिए बनाया ताकि तुम्हारे आंसुओं से ये सिक्के बना सके। अब जब तुम आजाद हो जाओगी तो। राही अपनी आंखों से एक तेज रोशनी सोने की मूर्ति पर लगाती है और मूर्ति धीरे धीरे चटकने लगती है। देखते ही देखते कादम्बनी फिर से अपने असली इंसानी रूप में वापस आ जाती है।
ये क्या? अरे मैं तो फिर से इंसान बन गई। दीदी, आपने मुझे बचा लिया। हाँ कादम्बनी, मैं यहाँ आने से पहले अपनी गुरु माँ से मिली थी। उनकी शक्तियों की मदद से ही तुम्हें ठीक कर पाई हूँ। जैसे ही मैं उन लोगों के ठिकाने पर पहुंची, गुरु माँ की शक्तियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। अब चलो, हमें यहाँ से निकलना है और गांव वालों को इन तीनों का असली चेहरा दिखाना है। हाँ दीदी, उस रवि ने मुझे प्यार का नाटक करके धोखा दिया। उसके और उस ठाकुर ने मिलकर मुझे सोने की मूर्ति बनाया और मेरे आंसुओं से धन कमाया। मेरे उस श्राप की वजह से बेगुनाह गांव वाले भी डर में जी रहे हैं। मुझे ये सब ठीक करना है। तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। फिर राही कादम्बनी का हाथ पकड़ती है और अपनी शक्तियों से अदृश्य होकर सीधे गांव के चौपाल पर प्रकट हो जाती है। उन्हें अचानक वहां देखकर गांव वाले बुरी तरह घबरा जाते हैं। अरे तुम दोनों कौन हो? हमने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा, और तुम्हारे आते ही यह चांद इतना लाल कैसे हो गया? क्या यह कोई बड़ा शगुन होने वाला है? राही और कादम्बनी गांव वालों को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे जादूगर, ठाकुर और रवि ने मिलकर चंद्रलोक की राजकुमारी के साथ छल किया। ये सुनकर गांव वाले गुस्से से भर जाते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों चंद्रलोक से आई हो? मुझे तो पहले ही लगा था कि तुम्हारी सुंदरता इस दुनिया की नहीं है। रवि और उस जादूगर ने तुम्हारे साथ जो किया, उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। हम अभी उन्हें पकड़ कर लाते हैं। फिर गांव वाले मिलकर जादूगर, ठाकुर और रवि को चौपाल पर ले आते हैं। जादूगर कादम्बनी को जिंदा देखकर दंग रह जाता है। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरा जादू कभी विफल नहीं हो सकता। इन्होंने चंद्रलोक से दुश्मनी ली, जिसकी सजा हम सब भुगत रहे थे। अब इन्हें गांव से बाहर निकाला जाता है और इन्हें ताउम्र वृद्ध आश्रम में सेवा करनी होगी। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। देखो मेरा जादू। जादूगर जैसे ही अपनी जादुई छड़ी उठाता है, राही की आंखों से एक दिव्य तेज रोशनी निकलती है और जादूगर की छड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नहीं, मेरा जादू। ये मेरी गुरुदेव की शक्ति है, जिसके सामने कोई भी बुरी शक्ति नहीं टिक सकती। अब तुम तीनों सिर्फ एक मामूली इंसान हो। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं बची। कादम्बनी, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे एक मौका दे दो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो पूरी दुनिया से मेरे लिए लड़ जाते, पर तुमने सिर्फ नाटक किया और मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम पर कभी यकीन नहीं करूंगी। यह सब तुमने किया है, इसकी सजा। गांव वाले उसे बोलने नहीं देते और पकड़कर ले जाते हैं। दीदी, अब हमें अपने घर, अपने चंद्रलोक वापस चलना चाहिए। हाँ कादम्बनी, चलो चलते हैं। फिर अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और आसमान से एक दिव्य मार्ग बनता है। कादम्बनी और राही उस तेज रोशनी के साथ आसमान की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही वे चांद में समाती है, वो लाल चांद फिर से शीतल और सफेद चांदनी में बदल जाता है। देखो, चांद फिर से सफेद हो गया। अब हमारे गांव से सारा श्राप खत्म हो गया है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। अब कुंदन नगर में डर का नहीं बल्कि शांति का वास होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। इसी तरह हमारे चैनल की अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।